Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. Here at Vidigya, we have come up with this unique initiative wherein we'll be doing a 360-degree analysis of those topics which are relevant and important as far as CLAT 2021 exam is concerned. So today our topic for the discussion is National Pension System. As you already been knowing that this was recently in news, and so that's why we had taken this topic into account. And before moving further, I'll just let you go through the table of content, how we are going to go proceed with this particular session. So first of all, we'll see why this particular thing was in news recently. Okay, regarding national pension system. Then we'll have a look at what is pension, the eligibilities, criteria, NPS, National Payment System. Then we'll have a look at what the changes has been made. Then we'll have lastly we'll have a look at a brief about PFRDA. PFRDA is basically Public Fund Regulatory Development Authority, which regulates the overall national pension system. Okay, and which is followed by a quiz of 5 questions as well. So without any further ado, let's begin. A quote, ships in harbor are safe, but that's not what ships are built for. Okay. So recently, what has happened? PFRDA chairman, Supratim Bandopadhyay, Public Fund Regulatory Development Authority chairman, Supratim Bandopadhyay, उन्होंने क्या बोला कि the national pension system will no longer compel investors to convert 40% of their accumulated retirement corpus. कहने का मतलब सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो पीएफआरडीए के चेयरमैन है, उन्होंने ऐसा बोला कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग, देखिए एक चीज समझिए, पेंशन जैसे नाम दिमाग में आता है तो अपन रिटायरमेंट का सोचते हैं कि यार रिटायरमेंट, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। तो उसमें ऐसा आया कि जो 40% का अभी तक का जो कॉर्पस है उसको कहीं ना कहीं अब उसको हटाया जाएगा या उसमें चेंजेस किया जाएगा, या जो उसमें लिमिट है 2 लाख से 5 लाख वो किया जाएगा। दैट आई विल टेल यू इन डिटेल कि क्या होता है, पहले क्या था, अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी ये आया है कि जो 40% कॉर्पस का जो उन्होंने बोला है कि जो अपन को कंपल्सरीली एनविटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको अपन कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, या तो कुछ उसका ऑल्टरनेट निकालेंगे या उस पर लिमिट बढ़ाएंगे। बट उसको चेंज करेंगे। उसको चेंज करने का कारण क्या है? द रीजन इज बिकॉज इट इज गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स or those people who are thinking that their future will be bright but they are not able to fetch the desired return what they had thought of। ठीक है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज उसपे जो रिटर्न है दैट इज कमिंग हार्डली अराउंड 4% 5% एंड विच इज मोर देन आर इन्फ्लेशन। सो उसका यूसेज क्या है? और प्लस अभी तक ऐसा था कि उसमें कंपल्शन था कि 60% यू कैन विड्रॉ एंड 40% यू नीड टू डिपॉजिट इन दैट। तो वो सब दैट विल स्टडी। बट अभी के लिए अपन को समझना है कि सुप्रतिम बंदोपाध्याय इज द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडी। उन्होंने बोला है कि 40% का जो कॉर्पस है उसमें विल वर्क अपॉन, विल चेंज समथिंग, और जो कॉर्पस है 2 लाख से 5 लाख विल ऑल्सो चेंज दैट एज वेल। ठीक है, अब समझते हैं यहां बात आई पेंशन की। तो पेंशन क्या होता है? सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी, पेंशन एक चीज है कि दैट इज, पेंशन इज ए पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, कि आदमी की रिटायरमेंट के बाद उसको ही नोज और शी नोज दैट ही और शी विल नॉट बी इन द कंडीशन टू अर्न। तो अपने कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट तो क्या किया जाता है? पेंशन स्कीम्स में, अलग अलग स्कीम्स में क्या किया जाता है? पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। Now we'll see what is pension. Pension is an amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work. पेंशन जनरली कौन देता है? गवर्नमेंट पेंशन। उसमें हालांकि काफी चेंजेस हो गए, 2003 के पहले कुछ अलग था और 2003 के बाद अलग हो गया। दैट विल स्टडी आल्सो एज वेल। इट इज अ सेविंग यू मेक टू सपोर्ट योरसेल्फ इन लेटर लाइफ, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू मे हैव रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो सेट वन अप योरसेल्फ टू गेट सेविंग। देखिए, या तो अभी आप जहां काम कर रहे हैं वो कुछ चंक ऑफ पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा ओवरऑल सैलरी है उसका कुछ परसेंट बेसिक और डीए का फॉर एग्जांपल 10%, वो किस में जा रहे हैं? पेंशन के लिए जा रहा है। तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और एम्प्लॉयर जो है, आई एम द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। और वो किस लिए, कब बेनिफिट करेगा? आफ्टर माई रिटायरमेंट, पोस्ट माई रिटायरमेंट। बट इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि केवल अगर एम्प्लॉयर कर रहा है या कहीं गवर्नमेंट कर रही है, अगर मैं चाहूं कि नहीं यार गवर्नमेंट तो कर ही रही है, वो तो हो रहा है, इसके अलावा भी इन एडिशन टू दैट मेरे को कहीं ना कहीं और कोई पेंशन स्कीम में डालना चाहिए, तो दैट आई कैन इन्वेस्ट।
मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ और एम्प्लॉयर अगर वहां पैसा ऑलरेडी मेरे पेंशन स्कीम में डाल रहा है तो आई कांट इन्वेस्ट इन अनदर पेंशन स्कीम, आई कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट द सम। ओके, इट कैन बी गवर्नमेंट पेंशन, एम्प्लॉय पेंशन और पर्सनल पेंशन। एम्प्लॉय में गवर्नमेंट पेंशन कैसे, अगर आप सरकारी विभाग में किसी में कर्मचारी है तो गवर्नमेंट 2003 के पहले क्या करती थी, आपका जितना भी सम है उसकी जो लास्ट जो आपकी सैलरी उसके बेसिस पे वो पूरा डिसाइड होता है। बट अभी क्या हो गया कि जो आपका ऑलरेडी सैलरी है उसमें कुछ कुछ परसेंट अभी से कटता जा रहा है, कुछ रिड्यूस होता जा रहा है, और दैट विल फाइनली बेनिफिट यू पोस्ट योर रिटायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। एम्प्लॉय पेंशन, अगर मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं जिसमें अभी एम्प्लॉयर और जो पुराने एम्प्लॉयर जो पास्ट एम्प्लॉयर जो अपन ने डिस्कस किया वो भी है। एंड लास्ट इज पर्सनल पेंशन, जो अगर इट्स वॉलेंट्री कि अगर इफ आई एम थिंकिंग यस आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट फॉर माई रिटायरमेंट तो दैट आई कैन इन्वेस्ट। एवेन्यूज कौन कौन से होते हैं वेयर आई कैन इन्वेस्ट, द रूट्स, अटल पेंशन योजना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दैट इज ईपीएफ जिसको रेगुलेट करता है बाय ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, national pension system जो अपन that what we are discussing, and the pension schemes which are offered by the banks and the other insurance companies or NBFCs, non banking finance companies as well। clear? अब यहाँ बात आती है, देखिए एक चीज यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता था। अभी तक आपने जितना भी पैसा, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आप जितना भी पैसा आपके पेंशन में, फॉर एग्जाम्पल अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा था कि अगर पैसा 2 लाख है, 2 लाख रुपीज तक अगर आपका सम है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। यस, अगर 2 लाख या उससे कम है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा, पेंशन का। आपको किसी भी, आपको अगर रिक्वायरमेंट है 2 लाख की एक साथ और 2 लाख ही रखे, 2 लाख रखे तो आप सारा के सारे विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर वो 2 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा है, एनीथिंग अबाउट 2 लाख, तो क्या होगा, इट इज अ कंपल्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम कि आपको 40% जो है अमाउंट वो क्या करना पड़ेगा आपको, दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन एनवीटी। एनवीटी के थ्रू, एनवीटी अपन समझेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू जो जो अपने पास 7 to 8 कंपनीज है उसके थ्रू अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एनवीटी में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि कुछ कुछ ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा कि 2 लाख रुपीज से कम अगर है तो आप पूरा विड्रॉ कर सकते हो, बट अगर उससे ज्यादा है तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आपके एनवीटी में, नॉट एनवीटी, पेंशन फंड स्कीम में 2,50,000 रुपीज है, तो क्या होगा, 2 लाख से ज्यादा है मतलब पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा कि 2,50,000 का 60%, दैट इज 1,50,000 तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो। बट जो रिमेनिंग 40% है 2,50,000 का, दैट इज 1 लाख रुपीज। आई होप आपको समझ आ रहा है, 2,50,000 का 60%, दैट इज 1,50,000, वो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट रिमेनिंग 1 लाख जो है 40%, इट इज अ कंपल्शन फॉर यू कि वो जो 40% पैसा है वो आपको एनवीटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच विल फेच यू रिटर्न्स, बट वो क्या होगा, मंथली रिटर्न्स आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है? अभी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इस पे रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिलते और एक तरह से कंपल्शन है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 लाख रुपीज की लिमिट है, इसको हम 5 लाख से रिप्लेस करेंगे। कहने का तात्पर्य अब ऐसा है कि 5 लाख रुपीज से अगर कम अगर आपके पास वहां पे उसमें रखे हैं पेंशन स्कीम में, तो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। जो लिमिट पहले 2 लाख के लिए थी वो 5 लाख के लिए होगी। लेकिन 5 लाख से अगर ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपीज है आपके उसमें नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 60% आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज 3,60,000 तो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट जो रिमेनिंग 2,40,000 है, जो 40% है, वो आपको कंपल्सरीली क्या करना होगा, आपको एनवीटी में इन्वेस्ट करना होगा। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनवीटी क्या होता है। एनवीटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने बोला, आप पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिए, मंथली आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आता जाएगा। एनवीटी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है सो दैट आपका पैसा जो है वो सेफ रहे। इक्विटी वगैरह में नहीं करता, बिकॉज इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इनमें रिस्क रहती है, और रिस्क इन्वॉल्व रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी रहता है डर कि कहीं पैसा अपना डूब ना जाए। ओके, इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान रखेंगे इसको। एनवीटी कौन इशू करता है, इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है। एंड इज डिजाइन टू हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रिस्क ऑफ आउटलिविंग योर इनकम थ्रू एडवर्टाइजेशन। योर परचेज पेमेंट व्हाट यू कंट्रीब्यूट आर कन्वर्टेड इनटू पीरियोडिक पेमेंट दैट कैन रेस्ट फॉर लाइफ, लास्ट फॉर लाइफ। तो ये आप एग्जांपल देखें, ये आपके पास पैसा है पोस्ट रिटायरमेंट, आपने क्या किया, जैसे मैंने 6 लाख वाला एग्जांपल दिया था, तो 60%, ये 40%,
तो 3,60,000 तो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन विड्रॉ, एंड द रिमेनिंग कितना, 2,40,000 जो 40% है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, एनवीटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके इट इज ए वन टाइम प्रीमियम यू पे, मतलब 2,40,000 एक साथ चला जाएगा आपका। और फिर ये 60 ईयर्स आप समझ ही पा रहे, रिटायरमेंट की बात कर रहा है, टिल योर डेथ, जब तक क्या होगा, यू गेट, ये मंथली आपको हर महीने या साल दर साल, अगर साल की हमें बात करना बट उसको अपन बाइफरकेट मंथली कर लेते हैं, तो वो हर महीने आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलते जाएंगे। आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होगी। जो लिमिट थी पहले 2 लाख, उसको रिप्लेस किया गया 5 लाख के साथ, और कहीं ना कहीं जो रिटर्न है वो उसमें, और जो उसका ओवर है ओवर 5 लाख, तो आपको ओवरऑल पूरे सम पे 40% क्या है, एनवीटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक साथ सारा कॉर्पस देना पड़ेगा। 2,40,000 जो अपन ने डिस्कस किया, एक साथ देना पड़ेगा, और जो कहाँ पे एनवीटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, और हर महीने आपको पीरियोडिक रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे टिल योर डेथ। आई होप चीजें यहाँ पर क्लियर है आपको। आगे बढ़े, वी आर गुड टू गो। यहां पे डिफाइन, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। मैं फटाफट आपको बता दूं कि पेंशन आप अपन समझ गए कि गवर्नमेंट देती है या एम्प्लॉयर देता है, या अपन खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू प्राइवेट पेंशन। तो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन में क्या होता है कि आपको जो पेंशन मिलती है, पहले ऐसा होता था अंडर डिफाइंड बेनिफिट पेंशन कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उसके बेसिस पे आपकी पेंशन आगे की निश्चित की जाती, सुनिश्चित की जाती है। ये लिखा है यहाँ पे, प्रॉमिस टू पे अ रिटायरमेंट इनकम ऑन द परसेंटेज ऑफ योर सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ योर लास्ट सैलरी, कि आपकी कितनी सैलरी थी, लास्ट सैलरी ड्रॉन कितनी थी, तो उसका एक एवरेज निकाल के वो करते थे। बट उसके बाद क्या हो गया कि गवर्नमेंट को समझ आया कि इससे काफी बर्डन गवर्नमेंट के खजाने पे या गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज उस पे होता है, तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा तरीका निकाला आफ्टर 2003, दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन। अंडर दिस, आप एक सरकारी एम्प्लॉय है, अब यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके क्या होगा, अभी से जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, और वो जो ओवरऑल सम है वो क्यूमुलेट होता जाएगा, और इवन एट द टाइम व्हेन यू विल रिटायर, तो वो आपको पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ा। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये ज्यादा पॉपुलर है, इवन इफ यू से कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, अगर मैं, जो अपन ने अभी रिसेंटली पढ़ा था ईपीएफओ वाला, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो उसी में भी द सेम थिंग हैपन, 10% is provided by the employer, uh, of basic plus DA is provided by the employer, and the 10% is provided by the employees as well, एम्प्लॉय एज वेल। तो दोनों के द्वारा 10-10% बेसिक और बेसिक प्लस डीए का दिया जाता है, और वो धीरे धीरे क्यूमुलेट होता 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 आपके अकाउंट में जाता है, कहाँ पे, ईपीएफओ अकाउंट में, जिसका एक पर्टिकुलर पोर्टल रहता है, यूएन पोर्टल, जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है, तो वो अपन को ध्यान होना चाहिए। तो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन में क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी वो डिसाइड होता था, बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन में हर महीने आपकी जो सैलरी आ रही है उसमें कुछ कुछ पोर्शन जो है वो उसमें से कटता जा रहा है, और वो आपके पेंशन में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। अपन ने 2 लाख 5 लाख वाला समझ लिया, 40% वाला समझ लिया, कौन कौन से एवेन्यूज है वो समझ लिए, कौन कौन से तरीके से डिफाइंड पेंशन है स्कीम, पेंशन, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन भी अपन ने समझ लिया। अब बात आती है नेशनल पेंशन सिस्टम की। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसको फटाफट करेंगे। इट इज एन इजीली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट। देखिए ये सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अगर अपन ने, इफ यू हैव सीन माय अदर सेशन ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट इशू, तो कहीं ना कहीं उसमें भी अपन पीपल वर इन्वेस्टिंग, और देयर मेन इंटेंशन टू इन्वेस्ट वाज कि फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ their फ्यूचर। इन द सेम वे दिस पर्टिकुलर थिंग इज आल्सो सेविंग और हेल्पिंग फॉर their रिटायरमेंट बेनिफिट, राइट? It is a government sponsored scheme, pension scheme. It was launched in January 2004. बट उस समय जब लॉन्च की गई थी तब किसके लिए थी, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। बट 2009 में सभी के लिए कर दिया गया, ओके, मई 2009 में। और 2011 में कॉर्पोरेट्स के लिए भी कर दिया गया, बड़े टेक जायंट जो कंपनीज जो लिस्टेड होती है बीएससी एनएससी पे, तो उनके लिए भी, कॉर्पोरेट्स के लिए भी बेसिकली इसको लागू कर दिया गया। और एनआरआईज की मैं बात करूं तो अक्टूबर 2015। तो बेसिकली ये पूरा ऑर्डर आ गया कि 2044 तक केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, 2009 में सभी के लिए, 2011 में इन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए किया, और 2015 में इवन जो अपने एनआरआई सिटीजन है उनके लिए भी कर दिया। एनपीएस के डोमेन में ये लोग भी आ गए। पीएफआरडीए जो अपन ने पढ़ा था, पब्लिक फंड प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरमैन अपन ने देखा था सुप्रीम बंडोपाध्याय, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ ही लिया। The scheme allows subscriber to contribute regularly in a pension account during their working life, जो अपन ने अभी पढ़ा था।
प्रीवियस स्लाइड में, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन में हर महीने कुछ ना कुछ क्यूमुलेट होके जा रहा था. On retirement, subscriber can withdraw a part of the corpus in a lump sum and use the remaining corpus to buy an annuity to secure a regular income after retirement. ये वही वाला है जो अपन ने डिस्कस किया था 3 स्लाइड पहले कि 60% जा रहा है और you can withdraw and remaining 40% you have to invest in annuity. बट उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, एनवीटी में रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे थे, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस, या एनपीएस ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है सो दैट लोग थोड़े और अट्रैक्टिवली, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर टेकिंग इट एज अ बर्डन की 40% तो जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा, ये लॉक इन हो गया एक तरह से. एनपीएस काम कैसे करता है ये भी समझ लेते हैं. एक एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच में गया जहां पे क्या होगा, दिस इज थ्रू एनएसडीएल. ये डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है, एक सीडीएसएल होती है, एक एनएसडीएल होती है. तो थ्रू एनएसडीएल, नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसके थ्रू ये होता है. और 8 जो मेजर पेंशन फंड्स इंडिया में है उसका यहाँ पे जिक्र किया है. आईसीआईसीआई, एलआईसी, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, एसबीआई, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी पेंशन और बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड. फिर वहां से वो पैसा कहाँ जाता है, पेंशन फंड मैनेजर्स के पास. जैसा आपने सोचा होगा, सुना होगा कि काफी जो बड़े स्टार्स या जो बड़े लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती है, इनका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या इनका जो भी सरप्लस होता है कॉर्पस, उनको इन्वेस्ट करती है अलग अलग, कहाँ पे, अलग अलग स्कीम्स में, और ताकि उनका पैसा क्या हो, अच्छे रिटर्न्स दे. तो इन द सेम वे अपने जो पैसा है अपन पेंशन फंड स्कीम में जो दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि आइडल पड़ा रहेगा, दैट विल बी इन्वेस्टेड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स. और कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. ना कोई इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, ना कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, जो रिस्की ऑप्शन है वहां पे इन्वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इट इज अ गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं वो सिक्योर है, पैसा आपका कहीं डूबेगा नहीं. और इसी वजह से रिस्क नहीं लेने की वजह से ये पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो अच्छे रिटर्न्स देते हो. दिस कैन बी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट इशू एज वेल. आगे बढ़े, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है अपन को. एनपीएस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर. द ओनली कंडीशन इज दैट द पर्सन मस्ट कंप्लाई विद केवाईसी नॉर्म्स. ये जरूरी होना चाहिए, केवाईसी की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए, नो योर कस्टमर. ओके, आज के समय में आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, या इवन आपका ऑलरेडी अकाउंट है काफी समय से, हर 6 महीने साल भर में आपको बैंक से मैसेज आ जाता है कि डू कंप्लाई विथ योर केवाईसी नॉर्म्स, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू यूज योर अकाउंट. तो अपन जाते हैं, वी टेक आवर पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड द फोटो, एंड विल जस्ट राइट एन एप्लीकेशन एंड सबमिट टू द बैंक, एंड देन दे अपडेट. सो केवाईसी बहुत जरूरी हो चुका है आज के समय में. एंड एनआरआई कैन join एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम एज वेल. However, the account will be closed if there is a change in the citizenship status of the NRI. ये थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 to 65 अपन ने देखा, केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, और एनआरआई भी ज्वाइन कर सकता है, बट उसमें कंडीशन ये कि सिटीजनशिप चेंज नहीं होनी चाहिए. क्लियर है, आई थिंक यहां तक अपन को क्लैरिटी है. काफी अच्छे से अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सारी चीजें अपन को इसमें पता चली है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है. रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट. एनपीएस अकाउंट की बात करें, जो अपन ने पहले डिस्कस किया है, क्या होता है वो, प्रान कार्ड बोलते हैं, PRAN. तो क्या होती है फुल फॉर्म, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. और कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है. क्लियर है, प्रान अकाउंट और 12 डिजिट का ये होता है. और 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट. उसके बारे में समझते हैं. टीयर 1 अकाउंट ऐसा होता है जो कंपलसरी होता है, ये रिस्पेक्टिव कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को वो रखना ही रखना है. और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हूं तो एक चीज समझिए कि टीयर 1 अकाउंट तो सभी का है, और उसमें है ना पैसा में हर मतलब आज मेरी इच्छा हुई कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने निकाल लिया, ऐसा नहीं कर सकता मैं. उसमें रेस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशंस रहती है कि इलनेस है, आपको मकान बनाना है, या ऐसे कुछ रीजंस है. इवन जब आप अप्लाई करोगे ऑन द प्रेस्क्राइब पोर्टल्स कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो वहां पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पूछेगा कि फॉर व्हाट पर्पज यू आर इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर मनी. क्योंकि इवन प्राइवेट एम्प्लॉयज में तो, प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसा भी होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए कि 5 साल का लॉक इन रहता है, 5 साल तक आप नहीं निकाल सकते, और इन 2 या 3 पर्टिकुलर रीजन में ही आप पैसा निकाल सकते हो. एंड दिस इज कंपल्सरी, टीयर 1 अकाउंट. बट टीयर 2 अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज ए वॉलेंट्री सेविंग फैसिलिटी. टीयर 1 में तो अकाउंट होना ही चाहिए, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप टीयर 2 में भी अकाउंट, आपका सेविंग खाता खुला सकते हैं. आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है. लेकिन यहां पे एक फायदा है, सब्सक्राइबर्स विल बी फ्री टू विड्रॉ देयर सेविंग फ्रॉम दिस अकाउंट वेन एवर दे विश.
जब भी उनकी इच्छा होगी, जब भी उनको जरूरत होगी, वो पैसा क्या कर सकते हैं, वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है, जो बाध्यता टीयर 1 अकाउंट में थी, जहां पे उनको मकान में के एवज में या बीमारी के एवज में ही पैसों की रिक्वायरमेंट है, या फिर जॉब चले जाए। ये 2 से 3 कंडीशन में ही उनको पैसा मिलता है। और जॉब चल जाए उसमें भी कंडीशन है कि मोर देन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक एनपीएस के बारे में काफी कुछ चीजें अपन को पता चल गई। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस अपन ने हालांकि पढ़ लिया है। यहां पर एक वर्ड दे रखा है, अपॉन अटेनमेंट ऑफ सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु समाप्त कर लेता है, तो क्या बोलते हैं उसको? सुपर एनिमेशन की एज होती है 58 ईयर्स। तो उसमें क्या है, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, एटलीस्ट 40% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ सब्सक्राइबर नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर परचेज ऑफ एनवीटी। कि 60% तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट 40% जो रिमेनिंग है वो क्या करना होगा आपको? उसमें रखना पड़ेगा, एनवीटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन इंश्योरेंस कंपनीज जो अलग अलग अपन ने इंश्योरेंस कंपनीज का देखा था, 8 इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे और मंथली आपको रिटर्न्स कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। एंड द बैलेंस 60% जो अपन विड्रॉ कर सकते हैं। टोटल कॉर्पस इज नॉट एक्सीडिंग 2 लाख, तो अपन पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस अच्छे से कर लिया और आई होप आपको वो क्लियर होगा। अपॉन डेथ द एंटायर, एक सुपर एन्युएशन वाला था 58 ईयर्स वाला और एक डेथ वाला है। डेथ वाला स्टेटस क्या बोलता है, क्या कहता है कि द एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 100% वुड बी पेड टू द नॉमिनी। नॉमिनी कौन हो गया? नॉमिनी और लीगल है। आपको पता होगा, कभी भी आप बैंक में या कहीं पे भी अकाउंट खुलाते हैं तो आपको एक नॉमिनी फॉर्म भरा जाता है कि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, अगर कुछ हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह या कुछ डेथ हो जाती, तो मेरे बाद जो भी अकाउंट में जितना भी पैसा है या उसके लिए वो किसको दिया जाएगा, तो इसके लिए नॉमिनी फॉर्म वगैरह भराया जाता है। तो द एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ वुड बी पेड टू नॉमिनी लीगल हेयर ऑफ द सब्सक्राइबर, दैट इज 100% विल बी पेड। ओके। एंड वुड नॉट बी एनी परचेज ऑफ एनवीटी। उसके ऊपर कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि भैया आपको एनवीटी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको सिंपली जो लीगल हेयर है या नॉमिनी है, he or she can go to the concerned portal, then they can apply with all the relevant documents and they'll get the 100% sum. They won't require or they don't require कि उनको 60% वहां पे उनको विड्रॉ कर पाएंगे अपफ्रंट एंड 40% दे नीड टू इन्वेस्ट इन एनवीटी। आई थिंक यहां तक चीजें अपन को क्लियर होगी। Recent changes क्या हुए? The National Pension System (NPS) will no longer compel investors to convert 40% of their accumulated retirement corpus into equity (NVT). ऐसा क्यों? क्योंकि 40% की बाध्यता इसीलिए खत्म कर रहे हैं बिकॉज वहां पे रिटर्न ही नहीं है अच्छे। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन कि जितना रिटर्न आ रहा है उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है, तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है बिकॉज प्लस उसमें आपको टैक्स भी देना है। सपोज आपको रिटर्न ही 5% आ रहा है और प्लस आपने टैक्स को भी इंक्लूड कर लिया, तो 4% रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन ही फॉर एग्जांपल 5.5% है, तो ये तो नेगेटिव रिटर्न्स हो गया ना। आई होप चीजें क्लियर हो रही है। सेकंड, द रेगुलेटर विल इशू फ्रेश रूल्स टू सून अलाउ दीज सेविंग्स अप टू 5 लाख विच हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। जैसा मैंने आपको बताया था पहले 2 लाख रुपीज तक का सम था, उस पर यह बाध्यता होती थी, बट अब उसको लिमिट बढ़ा के 3 लाख से बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया, 2 लाख से 5 लाख कर दिया। इंक्रीज कितना हुआ? 3 लाख से इंक्रीज किया गया। सेपरेटली अमेंडमेंट्स विल बी मेड टू पीएफआरडीए एक्ट ऑफ 2013 टू अलाउ एनपीएस मेंबर्स विद अ बैलेंस ऑफ 5 लाख टू रिटेन 40% इन द एनपीएस। कहने का मतलब जिनका सम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, वो तो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, बट जिनका 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है और जिनको 40% की लिमिट में आते हैं कि हमको 40% इन्वेस्ट करना पड़ेगा एनवीटी में, तो उनके लिए कुछ अच्छा प्लान डिवाइस करें, करने की तरफ कदम उठा रहे हैं। बिकॉज अभी जो रिटर्न है दैट आर नॉट good and that are not feasible and that's why people are not accepting that, so that's why they are of the opinion कि इसको चेंज करें, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग थोड़ा एक अट्रैक्टिव रिटर्न पॉलिसी लेके आए, सो दैट लोगों में एक उत्साह बना रहे कि अपन को इसमें इन्वेस्ट करना 40% कॉर्पस एनवीटी में। क्लियर है? थ्रू अ सिस्टमैटिक अकीन टू अ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान थ्रू अ सिस्टम। क्लियर है? आई थिंक अपन को सारी चीजें इसमें पता चल गई कि क्या है, किस तरह से चेंजेस हुए, एनपीएस क्या करता है, क्या अमेंडमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या चेंज पहले थे 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख, 40% 60% कॉन्सेप्ट। आई थिंक सब चीजें क्लियर है। पैसा के कहाँ जाता है, किस तरह से मिलता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, वो भी अपन को क्लियर है। लास्ट इसमें है पीएफआरडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो अपन ने देखा था, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय है, जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, अभी चेयरमैन। वॉज एस्टेब्लिश इन 2003 टू ओवरसी द एनपीएस एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर एज ए होल। तो कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में।
इंटरिम पीएफआरडीए ट्रांसलेटेड इनटू द पीएफआरडीए विद द पैसेज ऑफ, तो ये एक्ट में कब बना, दैट इज 2013 में, और इसका हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। तो ये बिल्कुल बेसिक है, 2003 में दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, इसके जो चेयरमैन है सुप्रीतिम बंदोपाध्याय है, 2013 में एक्ट बना। तो ये बिल्कुल बेसिक है, पीएफआईडी का बार बार जिक्र हुआ था, तो आई थिंक इट वाज द नीड कि कहीं ना कहीं अपन उसके बारे में समझे कि पीएफआईडी बेसिकली होता क्या है। आई थिंक विद दिस वी हैव गॉट अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और अच्छा टॉपिक है, और अपने लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और इंडिविजुअली अपने फ्यूचर बेनिफिट के हिसाब से भी इस टॉपिक को ध्यान में होना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरह से अपन कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्विज। सो क्वेश्चन नंबर 1, the regulator will issue fresh rules to soon allow these savings up to dash in the NPS to take the whole amount at retirement up from 2 at present। तो पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना हो गया 5 लाख। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 5 लाख टू 2 लाख। इंक्रीज हुआ ना 2 लाख से 3 लाख से। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए? वेरी इजी, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। एससी खुंटिया, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस आईआरडीआई। दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन ऑफ एसबीआई। सुप्रतिम बंदोपाध्याय, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अपन ने पढ़ा। जीआर चिंटाला, ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। Now we'll have a look at question number 3. Which of the following statement is incorrect? Please note the question is asking about the incorrect one. Option A, PFRDA was established to regulate NPS, बिल्कुल सही, जो अपन ने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में अभी पढ़ा था। The headquarters is Delhi, बिल्कुल सही। PFRDA was established in the year 2004, बिल्कुल सही। तो all the statements that which have been given here are, sorry, the third option is incorrect. PFRDA was established in the year 2003. Sorry, my mistake. Correct answer is option C. Question number 4, which one out of the following statement is correct? Now the question is asking about the correct one. A, any Indian citizen, this we had already discussed in the eligibility wala, slide. Okay, any Indian citizen, resident or non-resident, are eligible to join NPS between 18 and 65 years. This is correct. Second, the only condition is that the person must comply with KYC norms. बिल्कुल, जो अपने second condition देखी थी। और third, an NRI can join NPS, which is also correct. जो तीनों conditions थी, तीनों यहाँ लिखी है। So the correct answer is option D, that is all are correct. Now we'll move to the next question. Which one out of the following is incorrect with respect to PFRDA? Now the question is again asking about the incorrect, but किसके respect में पूछ रहा है? PFRDA के। RDA regulates under Ministry of Finance. In August 2003, interim PFRDA was established, जो अपन ने recently पढ़ा था। PFRDA ensures the orderly growth and development of pension market. That is also correct. So all the three are correct. So correct answer is option D. Okay, so I think with this, we have got a very good overview of this particular topic, national pension system, and which is important as far as our examination point of view is concerned. That's what I had already told. And we'll just conclude the session with a quote that you get in life what you have the courage to ask for, and which is also self-explanatory. So it's high time. Time is of essence now for all of us, and we need to work hard and gear up our efforts for the exams. So with this, I conclude my session. Be positive, stay logical, and stay ahead with Vidhya, your best pal for CLAT preparations. And to get this content and more stuff which relates to CLAT and other law entrance exam, you can visit the URL which has been mentioned in the provided in the description below. That's all from my side. Thanks for watching. Thank you.